मैं नीलकमल राठौड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी पेपर से। आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसी भी जाति या कोई स्ट्रेन है उसमें जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसको अगर हम ज्ञात करें, यानी कि इस टेक्निक में ये देखा जाता है कि कोई भी स्पीशीज़ है या कोई स्ट्रेन है, उसकी जो सभी कोशिकाएं हैं उनमें जो डीएनए की सीक्वेंस है बहुत स्पेसिफिक होती है। यानी किसी भी सेल से डीएनए का पार्ट हम किसी भी सेल से या किसी भी ऑर्गन से या उसके किसी भी पार्ट से डीएनए को लिया जा रहा है सैंपल को, तो उसमें जो सीक्वेंस है डीएनए सीक्वेंस वो जो सेल में है वो ही पूरे बॉडी में किसी भी सेल में वो ही सीक्वेंस होगी। यानी अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की डीएनए सीक्वेंस को देखा जाए, इसकी स्टडी की जाए, तो पूरे स्पीशीज़ का, उस व्यक्ति का या उस विभेद का पता किया जा सकता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो इसका जो मेथड है उसमें देखा जाए तो जो डीएनए का सैंपल है जो कि किसी विशेष जाति का है या किसी व्यक्ति का है या कोई स्ट्रेन है, उसको लिया गया डीएनए सैंपल को, और उसमें जो अदर कंपोनेंट हैं जैसे प्रोटीन्स हैं और वो सब वहाँ उससे अटैच हैं, उनको हटाने के लिए इसको प्रोटीनेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है ताकि जो डीएनए है वो सेपरेट हो सके। अब इस तरह से प्रोटीनेज एंजाइम से डीएनए अलग और कंपोनेंट से अलग हो जाता है। फर्दर इसमें जो फिनॉल है और क्लोरोफॉर्म है उसका ट्रीटमेंट देते हैं। इससे प्योर फॉर्म में डीएनए मिल जाता है। अब है इसको रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करना। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इन डीएनए सैंपल का जो कि अब प्योर फॉर्म में है, इसको रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसके डीनेचुरेशन से क्या होगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे गुजारा जाता है, सघन ब्लॉटिंग की जाती है ताकि जो जेल है जिसमें अगेरोस जेल काम में ले रहे हैं उस जेल प्लेट पर बैंड्स तैयार हो जाते हैं और इनको जो जेल पे अगेरोस जेल पे जो जेल के बैंड्स बने हैं, इसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, उन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। डीएनए ब्लॉटिंग बना लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ रेडियो एक्टिव प्रॉप्स को काम में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। रेडियो एक्टिव जो प्रॉप्स हैं जो पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जहाँ ये रेडियो एक्टिव प्रॉप्स जुड़े हैं वहाँ डीएनए की उपस्थिति एक्सरे प्लेट पर देख ली जाती है। इनकी जो स्पॉट डेवलप हुए हैं, जो बैंड्स बन गए हैं, उनसे उस पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस पता चल जाती है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डॉक्टर लाल सिंह का कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हैदराबाद के जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वहाँ इस फिंगर प्रिंटिंग पर बहुत अधिक कार्य हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी जो जेनेटिकली डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको डायग्नोस करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आसानी हो जाती है। किसी भी फैमिली मेम्बर्स की हिस्ट्री देखनी है या उनके पेरेंट्स को पता करना है, उनके चिल्ड्रंस के बारे में देखना है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से ये आसान हो जाता है।
कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो फॉरेंसिक लैब में इनसे जुड़े हुए कोई भी सैंपल जो कि मिले हैं, से हेयर हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, कफ हो सकता है, वट एवर, कफ में कुछ सेल्स हो सकते हैं, ब्लड डेड टिश्यूज हो सकते हैं। तो कोई भी सैंपल है उसके, जैसा कि हमने देखा कि जो सैंपल की सेल्स हैं वही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होंगी, जो डीएनए सीक्वेंस उन सैंपल में है वही उस ऑर्गेनिज्म में होगी, उस व्यक्ति में होगी। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसकी पहचान आसान हो जाती है। तो ये था जनरल आइडिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसमें सघन ब्लॉटिंग का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ना इससे रिलेटेड कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। इसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, वो छोटे बड़े या जो भी उनकी लेंथ है, उनको एक पर्टिकुलर डीएनए को इनसे सेपरेट करके उनकी स्टडी की जाती है। इसे रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कोई भी जो विभेद है या कोई जाति है जिसमें डीएनए का सैंपल लिया है, उसमें स्पेशल रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस काम में लिए जाते हैं इनके फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए। तो इस एंडोन्यूक्लियस से डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं जो कि अलग अलग लेंथ के होंगे। इसके डाइजेशन से जो ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने हैं, इन्हें सघन ब्लॉटिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट करते हैं। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं। अगेरोस जेल पर ये डीएनए का सैंपल लोड किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो जेल प्लेट है, अगेरोस जेल प्लेट, उसमें नीचे की ओर हम देखें तो वेल्स दिख रहे हैं, 1 2 3। इसमें हमने अलग अलग सैंपल लोड किए हैं। इन फ्रैगमेंट्स की लेंथ अलग अलग है। अब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो ये बैंड्स, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, अलग अलग बैंड्स के फॉर्म में ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब इन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर ट्रांसफर किया जाता है, फिक्स किया जाता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब्स काम में लिए जाते हैं। फर्दर इनको ऑटो रेडियोग्राफी से एनालिसिस कर लिया जाता है। तो जो यहाँ हम डायग्राम में देखा, जो लोडिंग वेल्स हैं जहाँ पर कि हमने लोड किया था डीएनए को, तो हर वेल में जो सैंपल अलग अलग हैं उनके फ्रैगमेंट्स भी उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसको फर्दर स्टडी के काम में लेते हैं। इससे जुड़े हुए कई फैक्टर हैं। रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वो जाति है और विभेद है, उनके डीएनए में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर इसी स्पीशीज का है। दूसरा, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का सिलेक्शन भी टफ होता है। सघन ब्लॉटिंग में जो पैटर्न काम में ले रहे हैं, बैंड्स किस तरह से बन रहे हैं, साथ ही सघन ब्लॉटिंग से जुड़े हुए मॉलिक्यूलर प्रॉप्स क्या हैं, वो इसमें वेरी करते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, इनके कई गुण भी हैं, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लंबाई के होते हैं फ्रैगमेंट, तो इनमें लोकस भी अच्छी संख्या में होंगे, तो हमें इनका क्रोमोसोम मैपिंग करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि लोकस से रिलेटेड जो सिस्ट्रॉन्स हैं उनकी मैपिंग भी आसानी से संभव है।
इस तरह से RFLP मेथड से हम सिस्ट्रॉनिक मैपिंग कर सकते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग टेक्निक है और जीन फंक्शनिंग है, ये थोड़ी इन दोनों में अंतर होता है। इस कारण इन्हें हम क्रोमोसोम मैपिंग में, सिस्ट्रॉन मैपिंग में काम में ले सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, इसके इक्विपमेंट कॉस्टली हैं, इनके केमिकल्स भी कॉस्टली होते हैं। साथ ही जो रेडियो एक्टिव प्रॉप्स हैं उसका सिलेक्शन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉप्स बहुत स्पेसिफिक हैं और महंगे हैं और बहुत सावधानी से इन्हें काम में लेना होता है। अब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग होते हैं। यानी इन फ्रैगमेंट्स की जो लोकस है उससे रिलेटेड जीन को आसानी से हम आइसोलेट कर सकते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम में ले सकते हैं, इनकी मैपिंग पॉसिबल है। साथ ही जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो इनके से फैक्टर हैं या जीन हैं उन्हें आसानी से स्टडी किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो क्वांटिटेटिव करेक्टर हैं उनके बेस पे जो जीन है उनकी जीन मैपिंग भी पॉसिबल है। किसी भी स्पीशीज़ को, किसी भी उस जाति से रिलेटेड जो स्ट्रेन्स हैं उनके अंदर जो जीन का वेरिएशन आया है माइन्यूट, उसको हम आसानी से इस टेक्निक में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैपिंग टेक्निक अलग है और जीन का फंक्शन अलग अलग है। तो हम इसमें इसको इस विधि में भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी में इसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी और काम में ली जाती है, वो है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से हटकर वो सेकंड टेक्निक है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि जो RFLP में पहले हमने DNA का डाइजेशन किया था रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से, यहाँ हम देखें बैक में जाके यहाँ, और उसे अगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल प्लेट पर डेवलप किया था, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक अपनाई थी और नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर्स पे इन्हें ट्रांसफ़र किया था। साथ ही इसमें रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स काम में लेकर हाइब्रिडाइजेशन करा के इन्हें फर्दर स्टडी किया था। लेकिन रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म DNA थोड़ा सा अलग है। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो सैंपल है DNA का उसको PCR टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। PCR टेक्निक्स हमने पहले देखा था जिसमें डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है, एक्सटेंशन है। इस साइकिल से उस फ्रैगमेंट को गुजारा जाता है ताकि उसका रेप्लिकेशन हो। तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जो PCR एम्प्लीफाइड DNA है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो बैंड बनते हैं वो बैंड RAPD में काम में लिए जाते हैं। वो रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म DNA फ्रैगमेंट्स हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में हम यहाँ देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो DNA सैंपल लिया है जो कि पर्टिकुलर स्ट्रेन का है या जाति का है, उसको PCR टेक्निक से गुजारते हैं। यानी कि पहले डीनेचुरेशन होगा रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से, उसमें फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर प्राइमर से एनिलिंग किया जाता है, इसमें प्राइमर ऐड किया। फर्दर एक्सटेंशन के लिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स काम में लिए जाते हैं जो कि हाईली एक्टिव हैं, और टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मल स्टेट एंजाइम है उसको काम में लेते हैं। ये फर्दर इसमें DNA रेप्लिकेशन में एक्सटेंशन में हेल्प करता है। इससे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार होते हैं। ये एम्प्लीफाइड DNA है। अब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो एगेरोस जेल है, एगेरोस जेल प्लेट पर इन्हें डेवलप किया जाता है। उसमें विशेष तरह के कलर डाई काम में लिए जाते हैं। इससे इनमें
जो जेल प्लेट है वहाँ बैंड्स बन जाते हैं। यहीं पर इसकी जेल प्लेट पर ही फोटोग्राफी कर ली जाती है और एट रैंडम इसको जो एम्पलीफाइड डीएनए है उनकी स्टडी संभव है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, पहले डीएनए का डाइजेशन है, पीसीआर की टेक्निक से रिलेटेड एनीलिंग है, फिर एक्सटेंशन है, फिर जो रैंडम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है उसकी फर्दर स्टडी के लिए जो एट रैंडम प्राइमर यूज़ किए हैं और इनको अगेरोस जेल पे डेवलप किया है और वहीं फोटोग्राफी कर ली गई है। इस तरह से एट रैंडम एम्पलीफाइड जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम कभी भी स्टडी कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ जो मेन अंतर है इसमें जो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए है उसमें जो अंतर है वो है कि यहाँ पे जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर है उस पे इसको बैंड्स को ट्रांसफ़र नहीं किया है, यानी डायरेक्ट ही जेल प्लेट से स्टडी एट रैंडमली कर ली गई है। जबकि जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म था उसमें हमने इसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पे रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव प्रॉप से हाइब्रिडाइज करवा के फिर फर्दर स्टडी किया था। इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको कि हम फर्दर दूसरी स्टडी में काम में लेते हैं। थैंक यू।